तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दुनिया में किसी भी खूबसूरत जगह पर इससे ज़्यादा खौफनाक और डरावना बोर्ड शायद ही कहीं और होगा। एक ऐसा बोर्ड जिस पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़ने के बाद किसी का भी कलेजा कांप जाए। लेकिन इस बोर्ड और इस बोर्ड पर लिखी इबारत के बारे में आपको बताऊं उससे पहले इस जगह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मेघालय एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसे प्लेस ऑफ क्लाउड्स भी कहते हैं, यानी बादलों की जगह। और इसी मेघालय में दो ऐसी जगह है जहां पर कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उनमें से एक जगह है मासिनराम और दूसरी चेरापूंजी। चेरापूंजी से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। चेरापूंजी का एक और नाम जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो चेरापूंजी के नाम से नहीं बल्कि सोहरा के नाम से जानते हैं। इन दोनों जगह पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये दोनों वो जगह हैं जहाँ सबसे ज़्यादा नमी है। यहाँ लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन पूरा इलाका इतना खूबसूरत कि बस आपको लगेगा कि शायद किसी कैनवास पर कोई तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन अगर सोचिए कि लगातार बादल से घिरा हुआ पूरा इलाका हो, जब तब बारिश हो जाए, तो वहाँ की ज़िंदगी कैसी होती होगी। लोगों का काम काज, खेती बाड़ी, मजदूरी, दफ्तर जाना आना, ये सब कुछ कैसे चलता होगा। लेकिन चूँकि ये बरसों से चला आ रहा है, बरसों से ये दुनिया की दो सबसे ज़्यादा वो वाली जगह है जहाँ बारिश होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा नमी है, तो लोगों का रहन सहन, उनका काम करने का तरीका, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वो सब उसके आदी हो चुके होते हैं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में एक चीज़ शामिल है और वो है बेंत से बना हुआ छाता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि घर से बाहर निकले किस पल बारिश हो जाए कुछ पता नहीं, तो वो छाता लेकर चलते हैं ताकि वो हमेशा सूखे रहे। वहाँ पर जो दुकानदार हैं और बाकी लोग हैं, वो सारी वो चीज़ें हैं जिनको बार बार सुखा कर ड्राई करके बेचना पड़ता है, मजबूरी है। और बारिश की वजह से चीज़ें बहुत जल्दी सड़ भी जाती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल आती है टूटी फूटी सड़कें, बार बार उनकी मरम्मत, क्योंकि बारिश की वजह से लगातार रास्ते तक टूट जाते हैं, बह जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग खुश हैं, खुशहाल हैं, अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। और इसी चेरापूंजी से कुछ दूरी पर एक सरकारी बोर्ड है और उस सरकारी बोर्ड के करीब एक झरना है। कहते हैं कि ये जो झरना है ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो ऊंचाई से झरना जिसका पानी गिरता है वो है, और भारत में सबसे ऊंचाई वाला झरना 340 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। और जिस जगह पर ये पानी गिरता है उस जगह पे जो एक छोटा सा तालाब जैसा बन गया, उसको देखकर ही मन खुश हो जाता है। बिल्कुल हरे रंग, ग्रीन कलर का वो पानी, ऐसा लगता है जैसे कोई आप तस्वीर देख रहे हो। इतना खूबसूरत मंजर, इतना खूबसूरत नज़ारा। और इसी देश के सबसे ऊंचे वाटरफॉल की ये एक दहला देने वाली कहानी है। और इस कहानी का साथी या इस कहानी का सबूत है एक बोर्ड, जिस बोर्ड पर इस कहानी की पीछे की कहानी लिखी हुई है। उस बोर्ड पर क्या लिखा है ये मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा, और इस बोर्ड को भी आखिर में दिखाऊंगा, क्योंकि इस बोर्ड को अगर अभी दिखाऊंगा तो आप इस कहानी को समझ जाएंगे। तो इसी चेरापूंजी में एक गांव है। इस गांव का नाम है रंगयर्थे गांव। इस वाटरफॉल के सबसे करीबी गांव में से एक गांव है। अब चेरापूंजी तक जाने के लिए ये मेघालय में चुके हैं, तो मेघालय से करीब 55 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो फिर गुवाहाटी से आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेन नहीं, और फ्लाइट से जाते हैं तो सिर्फ आप मेघालय, उसके बाद वहाँ से चेरापूंजी के लिए अगर आप जाएंगे तो फिर आप सड़क के रास्ते ही जाएंगे, बस से, टैक्सी से। तो इसी रंगयर्थे गांव जो इस वाटरफॉल के सबसे करीब है, और इस वाटरफॉल का जो नाम पड़ा है, जो नाम रखा गया है, वो आज भी उसी नाम से जाना जाता है। इसका नाम है नोह कालिकाई। अब इस नाम के पीछे भी एक कहानी है पूरी। नोह कालिकाई, असल में ये एक लिकाई नाम की महिला के ऊपर इस वाटरफॉल का नाम रखा गया। नाम महिला का लिकाई है, लेकिन उसे कालिकाई बुलाते हैं, इसलिए
कि इस इलाके में एक परंपरा है कि जैसे बहुत सारे, हम अगर मेल हो तो मिस्टर बोलते हैं, फीमेल हो तो मिस या मिसेस बोलते हैं, एक सम्मान देने के लिए। तो इस इलाके में एक प्रथा है, वो ये है कि जो भी महिला होगी उसके नाम से पहले का होगा लिखा हुआ। का मतलब एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान आप दे रहे हैं। तो लिकाई है महिला का नाम, लेकिन उसको कहते हैं चूंकि वो एक महिला है तो कालिकाई। कालिकाई इसी रंग गेरथे गांव की एक महिला, बरसों पुरानी बात है। वो इसी गांव में पली बड़ी हुई, माँ बाप उसी इलाके में, वहाँ पे ज़्यादातर जो काम होता है वो खेती बाड़ी मजदूरी और या फिर कुछ खनन का काम होता है, उसमें भी मजदूर लगते हैं। लेकिन लिकाई के माँ बाप काम करते थे, लिकाई घर का काम देखती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो माँ बाप को शादी की चिंता हुई। आखिरकार उसी गांव का एक लड़का मिला और उस लड़के के साथ लिकाई की धूमधाम से शादी करती गई। अब लिकाई अपने पति के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि पति भी लोकल था, वो उसे जानता था, समझता था और दोनों में बहुत प्यार था। धीरे धीरे वक्त बीता। करीब 2 साल के बाद लिकाई को एक बेटी पैदा हुई। बेटी को पाकर लिकाई अब बहुत खुश थी। उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। पति काम पर जाता, वो दिन भर अपनी बेटी की देखभाल करती, उसकी दुनिया ही बदल गई। पति भी अपनी पत्नी को उसकी बेटी के साथ खुश देखकर और भी खुश होता। वो लिकाई से बेहद प्यार करता था और अपनी बेटी से भी उसे उतना ही प्यार था। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पूरा परिवार खुश था। लिकाई की छोटी सी ज़िंदगी में सब कुछ था। लेकिन फिर एक रोज़ अचानक इस पूरे परिवार पर एक गम का पहाड़ टूट पड़ा। लिकाई के पति की मौत हो गई बीमारी की वजह से। अचानक पति का साया सर से उठने की वजह से लिकाई को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अभी शादी को 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। 2 साल की बच्ची थी और लिकाई विधवा हो गई। घर परिवार गांव वालों ने उसका हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई कि पूरी पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, मजबूती के साथ मुकाबला करना है। वक्त के साथ धीरे धीरे लिकाई भी इस गम को भुलाने की कोशिश करने लगी और इस कोशिश में सबसे बड़ी मदद की उसकी 2 साल की बेटी ने। उसे लगा बाप का साया सर से उठ चुका है, अब वही उसकी दुनिया है और उसकी बेटी का उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है। तब उसने कहा कि वो अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करेगी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि पति की मौत के बाद अब घर चलाने के लिए लिकाई को घर से बाहर निकलना पड़ा। वो पास के खेतों में या खानों में मजदूरी के तौर पर काम करने लगी। काम करती, लेकिन दिक्कत ये थी कि फिर घर में बेटी अकेली थी। माँ बाप बुजुर्ग होते जा रहे थे, कब तक देखभाल करते। धीरे धीरे अब ये हुआ कि लिकाई घर के बाहर काम पे जाती, घर पे बेटी को छोड़ देती। आस पड़ोस के कुछ महिलाएं हैं जो बुजुर्ग थीं, वो उसकी बेटी की देखभाल करती। वक्त बीता, फिर लोगों ने अब लिकाई को कहना शुरू कर दिया कि पूरी उम्र पड़ी है और तुम्हारी अभी उम्र कुछ हुई नहीं है, कब तक इस तरीके से अपनी बेटी को अकेले पालोगी। इस बच्ची को भी उसके बाप का साया चाहिए और तुम्हें भी एक पति चाहिए, क्योंकि एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी को अकेले काटना मुश्किल है। पर लिकाई तैयार नहीं हो रही थी। उसका कहना था कि उसकी बेटी उसकी ज़िंदगी और वो उसी के लिए जिएगी और सब कुछ करेगी। उसकी तमन्ना थी कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम तक ले जाएगी। लेकिन रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, घर वालों ने उसको बराबर समझाना शुरू किया कि देखो अकेले ज़िंदगी काटना मुश्किल है। इसी दौरान में उसी गांव में जहां वो काम करती थी, एक नौजवान, उससे उसकी मुलाकात होती है। वो भी लोकल था। धीरे धीरे लिकाई को एहसास हुआ कि वो उसका बहुत ख्याल रखता है और कई बार जब वो कुछ देर के लिए आती तो अपनी बेटी को अगर काम पे ले आती तो वो देखती कि वो शख्स उसकी बेटी को भी बहुत प्यार कर रहा है, उसका बहुत केयर करता है। वो शख्स लिकाई से प्यार करने लगा था और चाहता था कि वो उससे शादी करे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन वो लिकाई के करीब रहना चाहता था, उसकी बेटी को भी उतना ही प्यार करता था। धीरे धीरे गांव वालों ने यह महसूस किया। उसके बाद उन्होंने एक रोज़ लिकाई से ये जिक्र छेड़ दी कि देखो वो अच्छा लड़का है, इसी इलाके का है, हम सब जानते हैं, उसके अंदर कोई ऐब बुराई नहीं है और शायद वो तुम्हें चाहता भी है, तो तुम उससे शादी कर लो। पहले तो लिकाई ने मना किया, लेकिन फिर धीरे धीरे देखा उसने कि वाकई वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उसकी बेटी को भी बहुत प्यार करता है।
लिकाई ने जब ये महसूस किया कि जो शख्स उसे इतना प्यार करता है और उसकी बेटी को भी उतना ही केयर करता है, प्यार करता है, तो इससे अच्छा और कोई इंसान होगा नहीं। उसे सिर्फ यही एक डर था कि कहीं अगर उसने शादी की और उसका पति कुछ ऐसा निकला या उसकी और औलाद हुई तो ये जो उसकी बेटी है इसके साथ गलत हो जाएगा, नाइंसाफ़ी होगी। इस डर ने उसको दूसरी शादी करने से रोक रखा था। लेकिन उस नौजवान से मुलाकात के बाद और गांव वालों की सलाह के बाद आखिरकार लिकाई तैयार हो गई और उसने तय किया कि वो उस नौजवान से शादी करेगी। अब दोबारा लिकाई की शादी होती है। शादी के बाद बहुत अच्छी ज़िंदगी। पहली बार पति की मौत के बाद अब लिकाई को लगा कि एक बार फिर से उसका घर बस रहा है। उसकी बेटी जो अब तक बाप के प्यार से महरूम थी, वो प्यार भी अब उसे वापस मिल रहा है। शादी के बाद उसके दूसरे पति ने लिकाई का पूरा ख्याल रखा, यहाँ तक कि उसकी बेटी को भी उसने बहुत प्यार दिया। वो बाकायदा काम पर भी जाता और लिकाई से कहता तुम घर पर रहो। अब एक बार फिर से कालिकाई की ज़िंदगी खिल उठी थी। लेकिन कुछ ही महीने बीते, अचानक सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। कालिकाई के दूसरे पति को यह लगा कि वो अपनी बेटी से जितना प्यार करती है उतना प्यार वो उससे नहीं करती। और ये उसका जो दूसरा पति था ये सचमुच कालिकाई से बहुत प्यार करता था। लेकिन धीरे धीरे इस बेटी की मोहब्बत को जब उसने देखा तो उसके दिल में ये बात खटकने लगी और उसे लगा कि कालिकाई शायद उससे उतना प्यार नहीं करती जितनी अपनी बेटी से करती है। फिर धीरे धीरे उसके मन में ख्याल आया कि अगर उसकी बेटी ना हो तो शायद पूरी तरीके से कालिकाई सिर्फ उससे प्यार करे। कई बार ऐसा होता, वो घर आता तो देखता कि वो बेटी के साथ ही लगी हुई है। उसे लगता कि उसकी पत्नी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही, उसका ध्यान भी नहीं रख रही है। तो ये बात धीरे धीरे उसे चुभने लगी और अब वो शख्स जो कालिकाई को बेइंतहा और उसकी बेटी को शादी से पहले बहुत प्यार करता था, अब उसका नज़रिया कालिकाई की बेटी को लेकर बदलने लगा। अब वो उसकी बेटी को अपना दुश्मन मानने लगा। उसे लगा कि अगर घर में ये ना हो तो शायद उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होगी। इस बदलाव से कालिकाई बुरी तरह से बेखबर थी। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। इन चीज़ों ने उसे इतना परेशान कर दिया, उसके पति ने, कि वो कई बार काम पर जाता नहीं जाता। घर चलाना मुश्किल था क्योंकि वहाँ पे आप दिहाड़ी मजदूर के तौर पे काम करते हैं, रोज़ाना पैसा मिलता है, आप रोज़ाना एक तरह से कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं। तो मजबूरन अपने पति के इस बर्ताव को देखते हुए कालिकाई को एक बार फिर से घर से बाहर निकलना पड़ा। वो कई बार पति को समझाती लेकिन पति उसको झिड़क देता क्योंकि उसके मन में कुछ और था। तब कालिकाई एक बार फिर से पति के रहते हुए खेतों पर खानों में जाकर मजदूरी कर रही है। बच्ची को घर पर छोड़ देती, पति घर पे ही रहता, तो बता कर जाती कि बेटी का ख्याल रखना है। तो कई बार बेटी का ख्याल रखता, फिर वो काम से लौटती। लेकिन अब उन दोनों के बीच में प्यार उतना नहीं रहा क्योंकि कालिकाई के पति का जो बर्ताव था वो अपनी पत्नी के प्रति बदल चुका था। और इस बात का अब धीरे धीरे एहसास कालिकाई को होने लगा। उसे जिस बात का डर था वही हो रहा था कि उसका पति उससे तो प्यार करता है लेकिन अब वो उसकी बेटी को इग्नोर कर रहा है। लेकिन फिर भी वो अपनी गृहस्थी को बचाने की कोशिश में लगी रही। इसके बाद एक रोज़ जो कुछ होता है वो आज उस वाटरफॉल के बराबर में उस सरकारी बोर्ड पर चस्पा है। एक रोज़ कालिकाई खेत पर काम करने गई हुई थी। शाम को लौटती है। जब वो लौटती है तो देखती है कि घर के अंदर लालटेन नहीं जल रहा है, बिजली थी नहीं। तो देखी कि अंधेरा है, लेकिन बाहर से आने वाली रोशनी के बीच में उसकी निगाहें पड़ी। उसने देखा कि उसका पति चूल्हे पर खाना बना रहा है। कालिकाई को देखकर बड़ा अजीब लगा। उसने कहा कि इससे पहले कभी उसके पति ने उसके लिए खाना नहीं बनाया था। फिर उसे लगा हो सकता है वो घर पे हो, बोर हो गया, या उसे फिक्र होने लगी हो कि मैं थक कर आती हूँ, भूखी हूँ, क्योंकि प्यार तो वो करता था। तो कालिकाई ने उससे पूछा कि आज आप खाना क्यों बना रहे हैं? तो उसने कहा कि आज मुझे लगा कि तुम्हें खाना खिलाना चाहिए, तुम थकी हुई हो। तो उसने कहा लालटेन क्यों नहीं जल रहा है? उसने कहा कि वो तेल खत्म हो गया है। तुम बातें मत करो, आओ खाना खाओ। उसके बाद कालिकाई को उसने बिठाया,
बर्तन आगे किया और ख़ुद खाना परोसा, चावल और नॉनवेज। बैठकर कालिकाई और उसके पति दोनों ने खाना खाया। कालिकाई को खाना खाने के बाद रात को हमेशा सुपारी खाने की आदत थी, जो सुपारी पान के साथ जो खाते हैं। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों को आदत है, या पान की दुकान पे जो सुपारी काटते हैं, वो एक काटने वाला वो होता है, एक छोटी सी मशीन होती है जिसके बीच में आप सुपारी रखते हैं और कट से वो कट जाता है और छोटे छोटे होते हैं और फिर आप खाते हैं। कई पान के साथ खाते हैं, कई वैसे ही खाते हैं। तो कालिकाई को आदत थी रात को सुपारी खाने की। उसने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब वो सुपारी खाने के लिए अपने उस डब्बे को ढूंढने लगी जिसमें सुपारी और वो कटर दोनों होता था। अंधेरा था। धीरे धीरे अंधेरे में हाथ हिलाते वो गई उस कमरे में जहाँ उसने वो रखा था। जब वो उठाने लगी तो उसे एहसास हुआ कि इसके पैरों के नीचे कुछ गीला गीला सा है, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। वो डब्बा लेकर बाहर आ गई घर के, क्योंकि अंधेरे में सुपारी काट नहीं सकती थी। बाहर आई तो बाहर थोड़ी सी एक तो चांद की रोशनी और थोड़ी घर के मुकाबले बाहर ज़्यादा रोशनी थी। बाहर आने के बाद अब वो डब्बा खोलती है। डब्बा खोलने के बाद एक सुपारी टटोल कर उठाती है। अब थोड़ी सी रोशनी थी। उसके बाद वो कटर उठाती है जिससे सुपारी को उसको काटना था। जैसे ही वो उस कटर को उठाती है उसे एहसास होता है कि इस कटर के बीच में कुछ फंसा हुआ है। अब वो बहुत ध्यान से देखती है। बाहर की रोशनी में जो पहली नज़र उसकी उस कटर पर पड़ी, उसे देखकर वो लगभग पागल सी हो गई। उस सुपारी कटर के बीच में एक इंसान की उंगली फंसी हुई थी, बहुत छोटी सी। बहुत ध्यान से उसने उस उंगली को देखा और उंगली को देखते हुए वो पहचान गई कि ये उंगली उसकी बेटी की है। अब अचानक उस उंगली को देखकर उसका पहचानना और फिर उसके अचानक ये सारी बातें याद की, आज उसके पति ने उसके लिए खाना क्यों बनाया और आज कोई सब्जी नहीं, बाकी कुछ नहीं, उसने मुझे नॉनवेज खिलाया। अब उसे एहसास हो रहा है कि ये सब क्या था। तब तक उसने फिर से लालटेन उठाया, उसमें तेल भी था, पति ने झूठ बोला था। उस लालटेन को जलाकर वो नीचे अंदर आती है कमरे में, देखती है जहाँ से उसने ये बॉक्स उठाया था वहाँ पर नीचे जो गीला गीला था वो लाल रंग का खून था। वो अपने पति से पूछती है बेटी कहाँ है, क्योंकि जब वो आई थी तब उसने पूछा। और कई बार ऐसा होता था कि बेटी पड़ोस में किसी महिला के पास होती थी देखभाल के लिए शुरू से। आने के बाद भी कालिकाई ने पूछा था बेटी कहाँ है, उसने कहा पड़ोस में। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो दोबारा पूछती है बेटी कहाँ है। पति अब चुप है। वो फिर से एकदम चीखते हुए पूछती है बेटी कहाँ है। वो फिर चुप। फिर पूछती है कि तुमने आज मुझे क्या खिलाया, क्या बनाया। पति चुप। उसकी इस चुप्पी से कालिकाई सब कुछ समझ जाती है। अब वो वहीं पे चीखती है और चीखते हुए बदहवास दौड़ती जाती है। उसके अंदर एक सिहरन सी थी, सोच अजीब सी थी। एक माँ ये सोच रही थी कि अभी कुछ मिनट पहले उसने खाना खाया और उसे पता है उसने क्या खाया। वो उंगली उस बात की गवाही दे रहे थे। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो पाई, शायद किसी से ना हो। वो चीखती चिल्लाती बदहवास पागलों की तरह दौड़ती गई। किसी से कुछ नहीं, बस रो रही है, चीख रही है और दौड़ रही है। बेइंतहा दौड़ रही है, किस तरफ दौड़ रही है उसे भी पता नहीं। दौड़ते दौड़ते जब उसके कदम रुकते हैं, वो इसलिए रुकते हैं कि उसके बाद वहाँ से कोई रास्ता नहीं था। वो उसी झरने के किनारे पहाड़ी पर जाकर रुकती है। दौड़ना अब भी चाहती थी लेकिन आगे रास्ता नहीं था। अब वो झरने के करीब रुकती है, अब भी रो रही है पागलों की तरह। फिर नीचे की तरफ देखती है, कुछ गहराई नजर नहीं क्योंकि रात का वक्त है। लेकिन वो अपने जिस्म अपने आप से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि जो कुछ वो सोच रही थी उसको सोचने के बाद शायद कोई भी माँ होश में भी ना रहे। बदहवास रोती चीखती पागलों की तरह वो उसी झरने से नीचे कूद जाती है। उसके कूदने के बाद में धीरे धीरे इस रात की कहानी गांव के लोगों तक पहुंचती है। बेटी गायब थी। फिर पूछा जाता है, फिर उसके पति को पकड़ा जाता है। फिर वो बताता है कि उसने अपने बेटी को मार डाला था। उसका सर
और बाकी जिसमें के बहुत सारे अंग उसने ले जाकर नदी में फेंक दिए थे और बाकी चीज़ों को उसने बनाया था। जब ये कहानी धीरे धीरे पूरे गांव और इलाके तक, पुलिस प्रशासन तक पहुंची, उसके बाद से ही ये जो झरना है, इस झरने के बाद और पास में एक सरकारी बोर्ड लगाया गया। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये वही बोर्ड है, ये गवर्नमेंट का बोर्ड है। देश के सबसे ऊंचे झरने यानी नोह कालिकाई फॉल के बराबर में ये बोर्ड है। बोर्ड इंग्लिश में है और इस बोर्ड पे जो कुछ लिखा है वो ये है कि एक युवा महिला जिसका नाम कालिकाई है, उसकी पहली शादी से एक बेटी थी। उसने दूसरी बार शादी की है। उसके पति को सौतेली बेटी से नफरत थी। एक दिन खेत में काम करने के बाद जब वो घर लौटी तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके पति ने शाम का भोजन या खाना तैयार किया था और उसकी सेवा भी की। कालिकाई ने बिना किसी शक के खाना खाया। बाद में उसे सुपारी की टोकरी में अपनी बेटी की उंगलियां मिली। दुख और पछतावे से परेशान होकर वो पास की चट्टानों की ओर भागी और झरने से लगी खाई में खुद को फेंक दिया। तभी से नोह कालिकाई के नाम से ये झरना जाना जाता है, जिसका मतलब है लाइका की छलांग। लाइका नाम था और इसीलिए इसको नोह कालिकाई फॉल नाम दिया गया। वहाँ रहने वाले आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि इस झरने के पास से एक महिला के चीखने, रोने, दहाड़ने की आवाज़ आती है, उसकी सिसकियों की आवाज़ आती है और ये बोर्ड इस कहानी का सबूत है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं और अपना सिलसिला शुरू करूं उससे पहले पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को ईद मुबारक। कल ईद है तो कल मैं भी ईद मनाऊंगा, पर दीपक कह रहा था कि सर थोड़ा सा टाइम निकाल के कल के लिए भी कहानी रिकॉर्ड कर दीजिए। अब देखता हूँ, मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि रिकॉर्ड करूँगा कि नहीं करूँगा। कर लिया तो ठीक है, पर अब उसने ये ऐसा मुंह बनाकर कहा है तो शायद कर ही दूँगा। तो कल आप कहानी सुन सकते हैं, लेकिन ईद मुबारक पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को। सब अच्छे रहें, खुश रहें, मिलजुल कर रहें, यही दुआ है। अब वही अपना सिलसिला। आज साबी यूएसए में रहती हैं, इनका जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे साबी। साथ ही लतेश, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे लतेश जी। और ये संजय सिंह चौहान की पत्नी है टेंजिन पेमा, इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टेंजिन। और ये टेंजिन कौंजोर ने भेजा है। साथ ही किरण शर्मा, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे किरण जी। और ये भेजा है संजय लाल ने। इसके अलावा कंचन राठौर, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे कंचन। और ये ऋषभ राठौर की बहन है। इसके अलावा 10 अप्रैल है, तो 10 अप्रैल को आप तमाम जिन लोगों का जन्मदिन है मैंने बधाई तो दे दी। और मेरे लिए 10 अप्रैल बड़ा ख़ास इसलिए भी होता है कि आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे चीनी, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, नौटंकी, ड्रामा ये सब करती रहो। सारी दुआएं हैं और तुम खूब पढ़ो लिखो, नाम रोशन करो, अच्छे रास्ते पर चलो, यही दुआ है। ज़्यादा ज्ञान दूंगा नहीं तुमको। तो हैप्पी बर्थडे। और चीनी, मम्मी ने भी तुमको विश कर दिया और रात को तो हम लोगों ने कर ही दिया था। तो चीनी का आज बर्थडे है, लेकिन वो पढ़ाई की वजह से दूर है इस वक्त हम लोगों से, पर उससे जल्दी मुलाकात होगी। फिर बताऊंगा कब, कैसे, कहाँ मुलाकात होनी है, मतलब क्राइम तक फैमिली मेम्बर को। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन चीनी। अब शाहरुख खान, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। डॉक्टर स्वाति शर्मा, थैंक यू सो मच। सारिका पावड़े, थैंक यू सो मच। बलजीत सिंह, सॉरी बलजीत भाई, कल गलती से कुछ और बोल गया था किसी के नाम के लिए, इन्होंने हड्डियों पे सवाल पूछा था। प्रतीक जोशी, बिल्कुल सॉरी की बात नहीं, वो डायलॉग मैं जानता हूँ कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, मैंने भी ये देखा है रील में, तो मजाक कर रहा था। प्रतीक भाई खुश रहिए। इसके अलावा अंसारी मोहम्मद असद बिन मौलाना, थैंक यू सो मच आपके मेल और प्यार के लिए। अभिषेक मिश्रा जी एक कहानी की फरमाइश की है। मकबूल खान एक कहानी, थैंक यू सो मच। रॉकी रेक्स, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। शमीम अख्तर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कनिष्का पॉल, थैंक यू सो मच। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, ईद है, ईद की मुबारकबाद। और हो सकता है अब दीपक को कहा ये तो कल कहानी रिकॉर्ड कर दूंगा।
तो रात 9 बजे मुलाकात हो ही जाएगी। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस कहानी से शिकायत है तो हमारी मेल आईडी पर मेल करें, हम इस कहानी को चैनल से डिलीट कर देंगे। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा पर हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ेगा। धन्यवाद।